दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी करके इस यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रभाकर सिंह आपका जनरल साइंस की सीरीज में स्वागत करता हूं। यह हमारी 2500 से अधिक प्रश्नों की एक सीरीज है जिसमें हम टॉपिक वाइज प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ऊतक। तो ऊतक से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पादप ऊतक से संबंधित जो जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यह जो वीडियो है यह आपकी यूपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीपीएससी, आरआरबी, एसएससी जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको प्रैक्टिस सेट की तरह लगा सकते हैं। तो इसके पहले हमने कोशिका से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, वह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए चलते हैं, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है आपकी स्क्रीन पर। पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है, इस क्षेत्र को कहते हैं। हमें बताना है कि जो पौधे हैं, पौधे में जो वृद्धि होती है वह सक्रिय कोशिका विभाजन, जहाँ कोशिका का विभाजन होता है, विभाजन वाले कुछ विशिष्ट क्षेत्र होते हैं। जहाँ पर कोशिका का विभाजन होता है, पादप ऊतकों में जहाँ कोशिका का विभाजन होता है वो कुछ विशिष्ट क्षेत्र होते हैं। तो उस क्षेत्र का नाम बताना है कि वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सक्रिय कोशिका का विभाजन होता है। तो मेरिस्टेम, पैरेन्काइमा, जाइलम या फ्लोएम क्या कहते हैं उसे, जिसमें जहाँ कोशिका का विभाजन होता है वह क्षेत्र कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा। क्या होगा? जहाँ सक्रिय कोशिका का विभाजन होता है वह विशिष्ट क्षेत्र क्या कहलाता है? पैरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम या मेरिस्टेम? मेरिस्टेम क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? मेरिस्टेम कहते हैं, पैरेन्काइमा कहते हैं, जाइलम कहते हैं या फ्लोएम कहते हैं। वह विशिष्ट क्षेत्र कौन सा है जहाँ पर कोशिका का विभाजन होता है? तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो सही उत्तर होगा वह होगा मेरिस्टेम। मेरिस्टेम में कोशिका का विभाजन होता है, लगातार कोशिका का विभाजन होता रहता है, तो इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेम। ग्रीक भाषा में मेरिस्ट का अर्थ ही विभाजन होता है, तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन से ऊतक प्रकाश संश्लेषण, संचय, स्राव का कार्य संपन्न करते हैं? हमें यह बताना है कि पौधों में वह कौन से ऊतक हैं जो प्रकाश संश्लेषण, संचय का काम और स्राव का काम करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मेरिस्टेम कहते हैं, पैरेन्काइमा कहते हैं, जाइलम या फ्लोएम। तो वह कौन से ऊतक हैं जो प्रकाश संश्लेषण का काम भी करते हैं, संचय का काम भी करते हैं और स्राव का काम भी करते हैं? तो आपको बताना है इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में। क्या होगा? क्या कहते हैं ऐसे ऊतकों को जो प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, संचय पदार्थों को संचय करने का काम करते हैं और कुछ पदार्थों का स्राव भी करते हैं? तो ऐसे कौन से ऊतक हैं? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर। क्या उन्हें मेरिस्टेम कहते हैं, पैरेन्काइमा कहते हैं, जाइलम कहते हैं या फ्लोएम कहते हैं? क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं इसका सही उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो सही उत्तर होगा वह होगा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है वह पौधे में का जो ऊतक है वह प्रकाश संश्लेषण का काम भी करता है और संचय और स्राव का काम भी करता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न क्रमांक 3, सरल ऊतक के अंतर्गत नहीं आता है। सरल ऊतक कौन नहीं है? तो सरल ऊतक के अंतर्गत नहीं आता है स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा या फ्लोएम। तो हमें बताना है कि कौन से सरल ऊतक के अंतर्गत नहीं आता है। स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा कौन से हैं जो सरल ऊतक के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो बताएं जल्दी से, स्क्लेरेन्काइमा या पैरेन्काइमा या कोलेन्काइमा
या फ्लोएम काइमा, वो फ्लोएम। क्या होगा इसका सही उत्तर? स्क्लेरेनकाइमा होगा कि पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा या फ्लोएम? तो प्रश्न क्रमांक 3 का जल्दी से उत्तर बताएं, क्या होगा सरल ऊतक के अंतर्गत जो नहीं आता है? सरल ऊतक, पौधों में जो सरल ऊतक होते हैं उनके अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो सही उत्तर होगा वह होगा फ्लोएम। फ्लोएम जो है जटिल ऊतक है, और जो स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा है ये सरल ऊतक के अंतर्गत आते हैं। तो सरल ऊतक के अंतर्गत कौन कौन आता है? कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, और फ्लोएम जो होता है वह आता है जटिल ऊतक के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नारियल में रेशे युक्त छिलके में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? जो नारियल होता है ना, नारियल का जो सबसे बाहरी भाग होता है, उस बाहरी भाग में हमें बताना है कि कौन से ऊतक पाए जाते हैं। जो बाहरी आवरण होता है उसमें कौन से ऊतक पाए जाते हैं? स्क्लेरेनकाइमा होता है कि पैरेनकाइमा कि कोलेनकाइमा कि फ्लोएम? क्या होता है, क्या कहते हैं उसे? नारियल के रेशे युक्त छिलके में कौन से ऊतक पाए जाते हैं यह बताना है आपको। स्क्लेरेनकाइमा पाए जाते हैं या पैरेनकाइमा या कोलेनकाइमा या फ्लोएम? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए कि नारियल के रेशे युक्त छिलके जो होते हैं उसमें कौन से ऊतक पाए जाते हैं, क्या कहते हैं उन ऊतक को? तो स्क्लेरेनकाइमा की, पैरेनकाइमा की, कोलेनकाइमा या फ्लोएम? तो प्रश्न क्रमांक 4 का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 4 का जो सही उत्तर होगा वह होगा स्क्लेरेनकाइमा। नारियल के ऊपर जो छिलके होते हैं वह क्या कहलाते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जाइलम के तत्व हैं। जाइलम हमें बताना है कि जो जाइलम और फ्लोएम जो हैं, जो जटिल ऊतक के अंतर्गत आते हैं, हमें यह बताना है कि जाइलम में कौन कौन से तत्व हैं, वह किन से मिलकर बना होता है? तो ट्रैकीड, वाहिका, जाइलम तंतु या सभी? तो हमें बताना है कि जो जाइलम होता है, जाइलम और फ्लोएम दो जटिल ऊतक हैं। तो जाइलम जो है वो उसके विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर, 4 तत्वों से मिलकर बताना है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से जाइलम के तत्व के अंतर्गत आता है? ट्रैकीड, वाहिका या जाइलम तंतु या सभी? तो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है जल्दी से। क्या होगा? जाइलम के तत्व हैं ट्रैकीड, वाहिका या जाइलम तंतु? तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो सही उत्तर होगा वह होगा सभी। ट्रैकीड भी पाया जाता है, वाहिका और जाइलम तंतु भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जाइलम और फ्लोएम किस ऊतक के प्रकार हैं? अभी हमने बताया है कि जाइलम और फ्लोएम किस ऊतक के प्रकार हैं? सरल ऊतक, जटिल, तंत्रिका ऊतक या पादप ऊतक? तो तंत्रिका ऊतक तो हो नहीं सकता है, तो यह पादप ऊतक तो हैं, लेकिन यह पादप ऊतक में भी किस प्रकार के ऊतक हैं यह बताना है। जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक हैं? सरल ऊतक, जटिल, तंत्रिका या पादप ऊतक? तो प्रश्न क्रमांक 6 का जल्दी से उत्तर दीजिएगा क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा जटिल ऊतक। जो जाइलम और फ्लोएम है वह जटिल ऊतक के अंतर्गत आते हैं, और इसके पहले हमने पढ़ा है कि सरल ऊतक के अंतर्गत पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बीज में भ्रूण किस प्रकार के ऊतकों का बना होता है? जो बीज होता है, बीज में जो भ्रूण वाला भाग होता है वह किस प्रकार के ऊतकों से बना होता है यह बताना है। दृढ़ोतक, स्थूल कोण ऊतक, स्थायी मृदूतक या विभज्योतक ऊतक? वह कौन से ऊतक हैं जिनसे बीज का भ्रूण बना होता है? तो प्रश्न क्रमांक 7 का जल्दी से उत्तर बताइए, किस प्रकार के ऊतक होते हैं बीज के भ्रूण में? तो प्रश्न क्रमांक 7 का सही उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा प्रश्न क्रमांक 7 का सही उत्तर। बीज में जो भ्रूण है वो किस प्रकार के ऊतकों का बना होता है यह बताना है। दृढ़ोतक, स्थूल कोण ऊतक या स्थायी मृदूतक या विभज्योतक ऊतक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा विभज्योतक ऊतक। विभज्योतक ऊतक जो है वो लगातार इनमें विभाजन होता रहता है, तो इस प्रकार इसलिए इन्हें विभज्योतक ऊतक कहते हैं। तो भ्रूण में भी जब भ्रूण बढ़ता है तो उसमें भी लगातार विभाजन होता है, तो भ्रूण में हमेशा विभज्योतक ऊतक ही पाए जाएंगे। विभज्योतक ऊतक जो हैं जड़ का जो
अगला सिरा होता है वहाँ पर भी विभज्योतक ऊतक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि विभज्योतक ऊतक उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहाँ पर जो क्षेत्र बढ़ते हैं, पौधे के जिस क्षेत्र में लगातार वृद्धि होती रहती है वहाँ विभज्योतक ऊतक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है कि कोई विशेष कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? अंग या अंगतंत्र या ऊतक या कोशिकीय संरचना, क्या कहेंगे उसे? कि विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के एक समूह को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं, अंगतंत्र कहते हैं, या ऊतक कहते हैं, या कोशिका संरचना कहते हैं? तो प्रश्न क्रमांक 8 का जल्दी से उत्तर बताइएगा। इस प्रश्न के लिए एक लाइक तो बनता है, सभी लोग लाइक कर दें, वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दें, वो भी आए वो भी टेस्ट दें। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो सबको उत्तर पता होगा, उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। कोशिकाएं जो हैं, कोशिकाओं से मिलकर के जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो वो ऊतक का निर्माण करती हैं, और ऊतक का एक विशेष कार्य होता है। तो विशेष कार्य करने वाली जब कोशिकाएं एक साथ मिल जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पौधों में फ्लोएम मुख्य उत्तरदायी है। जो फ्लोएम है वह किसके लिए उत्तरदायी है यह बताना है। आहार के वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, या जल के वहन के लिए, या उपरोक्त में से सभी के लिए? हमें बताना है कि जो फ्लोएम है, फ्लोएम का काम क्या होता है, कि आहार का वहन करते हैं, या अमीनो अम्लों का वहन करते हैं, जल का वहन करते हैं, या उपरोक्त में से सभी काम करते हैं? तो बताना है कि फ्लोएम का कार्य क्या होता है। आहार का मतलब भोजन होगा, तो भोजन का वहन जो है वो करते हैं, या अमीनो अम्ल का वहन करते हैं, या जल का वहन करते हैं, या उपरोक्त में से सभी काम करते हैं फ्लोएम। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो सही उत्तर होगा वह होगा भोजन का वहन करते हैं। फ्लोएम, फ्लोएम से आपको फ्लोर याद रखना है। फ्लोर क्या काम करता है? फ्लोर मतलब ऊंचाई वाला स्थान। तो आपको ऐसे ध्यान रखना, एक ट्रिक है बिल्कुल हल्की से आप ध्यान रखेंगे कि जो भोजन है, भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्ती में। तो अब पत्ती में भोजन का निर्माण करता है तो पत्तियां तो ऊंचाई पर होती हैं। अब ऊंचाई पर होती हैं तो ऊंचाई से ये फ्लोर से, मतलब ऊंचाई वाले स्थान से ये जो फ्लोएम है ये पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन को पहुंचाते हैं। तो ऐसे याद रखना आप, ठीक है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किसी पौधे के तने में घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? जो पौधा होता है, पौधे में जो घेरे बने होते हैं, जब आपने कटा हुआ तना देखा होगा उसमें इस प्रकार से घेरे बने होंगे, तो उन घेरों को बनाने के लिए कौन से ऊतक उत्तरदायी होते हैं यह बताना है। पार्श्वीय विभाज्योतक, या अंतर्वेशी विभाज्योतक, या वाहिनिकाएं, या प्रीरंभ क्या कहलाते हैं जो इन घेरों के लिए उत्तरदायी ऊतक होते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 10 का सही उत्तर बताइएगा, क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 10, किसी पौधे के तने में घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? पार्श्वीय विभाज्योतक, या अंतर्वेशी विभाज्योतक, या वाहिनिकाएं, या प्रीरंभ क्या कहलाता है? क्या कहते हैं उसे? तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो सही उत्तर होगा वह होगा पार्श्वीय विभाज्योतक। पार्श्वीय विभाज्योतक जो होते हैं, जो पार्श्व माने होता है बगल, तो बगल में जो विभाज्योतक ऊतक होते हैं वह उन घेरों को बनाने का काम करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 के लिए आपको सभी को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन दबा लें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होते हैं। जो शीर्ष पर विभाज्योतक होते हैं वह किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, ऊतक में वृद्धि के लिए, या वलकुट में वृद्धि के लिए? प्रश्न क्रमांक 11 का सही उत्तर बताइए, क्या होगा? लंबाई में वृद्धि करते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतक, की मोटाई में वृद्धि करते हैं, या ऊतक में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, कि वलकुट में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो प्रश्न क्रमांक 11 का सही उत्तर बताइएगा, क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 11 का सही उत्तर, प्रश्न क्रमांक 11, शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होते हैं किसके लिए? तो शीर्ष पर जो विभाज्योतक ऊतक पाए जाते हैं, जैसे एक पौधा है तो पौधे में जो शीर्ष वाला भाग है, शीर्ष वाले भाग पर कौन से विभाज्योतक
जो विभाज्योतक होते हैं वह क्या काम करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम समझ सकते हैं कि जो शीर्ष पर विभाज्योतक पाए जाएंगे वह क्या काम करेंगे, लंबाई को बढ़ाने का काम करते हैं ना। पौधे ऊपर की तरफ इस प्रकार से बढ़ते हैं और जड़ें नीचे की तरफ बढ़ती हैं, तो जड़ के शीर्ष भाग पर भी और जो पौधा है पौधे के शीर्ष भाग पर भी जो विभाज्योतक ऊतक पाए जाते हैं वह हमेशा लंबाई में वृद्धि करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा लंबाई में वृद्धि। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जलोदविद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं। जो जलोदविद पौधे होते हैं जो जल में पाए जाते हैं जलोदविद पौधे कहलाते हैं। जैसे कमल, कमल जलोदविद पौधे का बढ़िया सा उदाहरण है। तो जलोदविद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं। वायुतक की उपस्थिति के कारण, या मृदुतक, या दृढ़ोतक, या हरित ऊतक। तो कौन से ऊतक हैं जो जल में, जो जलोदविद पौधे हैं उनके तैरने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जलोदविद पौधे जो हैं वो जल पर तैरते हैं, ऊपर की तरफ तैरते हैं, तो वह किन ऊतकों के कारण तैरते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा वायुतक। वायुतक के कारण जो पौधे हैं जलोदविद पौधे, उनमें वायु भर जाती है, तो वायु हल्की होती है, तो हल्की होने के कारण वो पौधे भी हल्के हो जाते हैं, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, द्विबीजपत्री में संवहन ऊतक तंत्र में शामिल होते हैं। जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें बताना है कि जो उनका ऊतक तंत्र होता है, संवहन ऊतक तंत्र होता है, उनमें शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं, क्या क्या शामिल होता है। जाइलम, या इधर पर हो जाएगा फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, या सभी। तो क्या होगा, जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, या कैम्बियम होगा, या सभी होगा। तो प्रश्न क्रमांक 13 का सही उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। जो द्विबीजपत्रीय पौधे होते हैं उनमें जो उनका जो ऊतक संवहन ऊतक तंत्र होता है उनमें बताना है कि क्या क्या शामिल होता है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो सही उत्तर होगा वह होगा सही, सभी होगा। जाइलम भी पाए जाते हैं, फ्लोएम भी पाए जाते हैं, और कैम्बियम भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको देखकर ही बता देंगे सभी। पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देखते हैं। यहाँ होगा छिद्रों। तो हम जो छोटे छोटे छिद्रों को देखते हैं वो क्या कहलाते हैं। पत्ती की एपिडर्मिस में जो हम छोटे छोटे छिद्रों को देखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्यूटिन कहते हैं, या सुब्रिन कहते हैं, या स्टोमेटा कहते हैं, या सभी कहते हैं। तो बताइएगा क्या होगा इसका सही उत्तर। प्रश्न क्रमांक 14 का सही उत्तर क्या होगा। क्यूटिन कहते हैं, सुब्रिन कहते हैं, या स्टोमेटा कहते हैं, या सभी कहते हैं। क्या कहते हैं, पत्ती की जो एपिडर्मिस होते हैं उसमें छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्यूटिन कहते हैं, सुब्रिन, स्टोमेटा, या सभी। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो सही उत्तर होगा वह होगा स्टोमेटा कहते हैं। जो पत्ती होती है, पत्ती की जो एपिडर्मिस दो प्रकार की त्वचा होती है। जैसे एपिडर्मिस मतलब जो बाहरी त्वचा, एपिडर्मिस से आपको समझना है बाहरी त्वचा, और जब एंडोडर्मिस आए तो आपको समझ लेना है कि अंदर की त्वचा हो गई पौधों में। अगला प्रश्न है, कुछ पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है तथा सिरों पर नुकीली होती है, यह हो सकती है किसके कारण हो सकती है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, या स्क्लेरेन्काइमा। तो बताइए, या एरेन्काइमा। जो कुछ पादप होते हैं उन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है तथा सिरों पर नुकीली होती है, यह हो सकती है किस में हो सकती है, पेरेन्काइमा में, कि कोलेन्काइमा में, कि स्क्लेरेन्काइमा में, कि एरेन्काइमा में। तो आपको बताना है कि यह किस में हो सकती है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का सही उत्तर बताइएगा। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। कुछ पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है तथा सिरों पर नुकीली होती है, यह हो सकती है पेरेन्काइमा में, कोलेन्काइमा में, स्क्लेरेन्काइमा में, या एरेन्काइमा में। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो सही उत्तर होगा वह होगा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो हमने पढ़ा था ना अभी, नारियल का जो बाहर का आवरण होता है वह किससे बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक ऊतक जिसकी कोशिकाएं महीन भित्ति वाली होती हैं, समव्यासी होती हैं और अंतःकोश की स्थान वाली होती हैं, वह होगा। हमें यह बताना है कि वह ऊतक कौन सा है जिसकी कोशिकाएं महीन भित्ति वाली होती हैं, मतलब पतली भित्ति वाली होती हैं, समव्यासी होती हैं मतलब समान व्यास की होती हैं, और अंतरकोशिकीय होती हैं।
तो ऐसे ऊतक को बताना है कि वह ऊतक क्या कहलाता है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या एरेनकाइमा। प्रश्न क्रमांक 16 का सही उत्तर दीजिएगा, क्या कहलाएंगे, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या एरेनकाइमा। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जल्दी से उत्तर दीजिएगा, क्या होगा प्रश्न क्रमांक 16 का सही उत्तर। क्या कहेंगे, जिन ऊतकों की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी कोशिका भित्ति महीन होती है, मतलब पतली होती है, समव्यासी होती है और अंतरकोशिकीय होती है, बताइएगा क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो सही उत्तर होगा वह होगा पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा में जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत पतली होती है, समव्यासी होती है और अंतरकोशिकीय होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों के संवहन की दिशा है। फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों के संवहन की दिशा है। अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि हम जो फ्लोएम है वो खाद्य पदार्थों का संवहन करता है, यानी आहार का या भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। तो अब हमें उस भोज्य पदार्थों के संवहन की दिशा बतानी है कि वो किस दिशा में भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। तो नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, या ऊपर से नीचे की ओर, या पत्तियों के जड़ों की ओर, या फ्लोएम खाद्य पदार्थों का संवहन नहीं करता है। तो प्रश्न क्रमांक जो 17 होगा इसका ये वाला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का संवहन करता है, जड़ों की ओर करता है, पत्तियों से जड़ों की ओर करता है, या ऊपर से नीचे, हमें दिशा बतानी है, ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 17 का सही उत्तर बताइएगा, क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर, या ऊपर से नीचे की ओर, या पत्तियों से जड़ों की ओर, या फ्लोएम खाद्य पदार्थों का संवहन ही नहीं करता है। प्रश्न क्रमांक 17 का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऊपर से नीचे की ओर। हमने बताया था अभी फ्लोर से फ्लोएम को याद रखना है। तो फ्लोएम क्या करता है, ऊपर से नीचे की ओर खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा विभाज्योतक अंदर की तरफ जीवित तथा बाहर की तरफ मृत कोशिकाएं बनाती हैं, संवहन कैम्बियम या इंटरकैलोरी विभाज्योतक या फैलोजेन या शीर्ष विभाज्योतक, क्या कहलाते हैं उन्हें हम, क्या कहते हैं, जिनमें अंदर की तरफ जीवित कोशिकाएं होती हैं। जैसे ये विभाज्योतक ऊतक है, तो अंदर की तरफ ये कैसी कोशिकाएं बनाएंगे, जीवित कोशिकाएं, और बाहर की तरफ यह मृत कोशिकाएं, मरी हुई कोशिकाएं जिनमें जीवन नहीं है। तो यह कहाँ होता है, संवहन कैम्बियम में, या इंटरकैलोरी विभाज्योतक में, या फैलोजेन में, या शीर्ष विभाज्योतक में। तो प्रश्न क्रमांक 18 का सही उत्तर बताइएगा, क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 18 का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो सही उत्तर होगा वह होगा फैलोजेन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, द्विबीजपत्री तने में सबसे पुराना फ्लोएम उपस्थित रहता है। हमें यह बताना है कि जो द्विबीजपत्री तने होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं, जैसे आम द्विबीजपत्री पौधे के अंतर्गत या वृक्ष के अंतर्गत आएगा। तो हमें बताना है कि इसमें जो फ्लोएम होता है वह पुराना फ्लोएम कहाँ उपस्थित रहता है। तो संवहन कैम्बियम के ठीक भीतर, या संवहन कैम्बियम के अंदर, या प्राथमिक फ्लोएम के बाहर के अंदर, या द्वितीय कॉर्टेक्स के ठीक नीचे। तो बताएं इसका क्या उत्तर होगा। जो द्विबीजपत्री तने में सबसे पुराना फ्लोएम उपस्थित रहता है, कहाँ उपस्थित रहता है, संवहन कैम्बियम के ठीक बाहर, संवहन कैम्बियम के अंदर, प्राथमिक फ्लोएम के अंदर, या द्वितीय कॉर्टेक्स के ठीक नीचे। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो सही उत्तर है वह होगा प्राथमिक फ्लोएम के अंदर। प्राथमिक फ्लोएम के अंदर होता है द्विबीजपत्री पौधों में जो सबसे पुराना फ्लोएम होता है। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके सामने, वायु ऊतक बनते हैं दृढ़ोतक में, मृदूतक में, फ्लोएम में, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 20 का सही उत्तर क्या होगा। वायु ऊतक बनते हैं दृढ़ोतक में, मृदूतक में। दृढ़ोतक जो कठोर भाग होते हैं ना, पौधे का जो कठोर भाग होते हैं वो दृढ़ोतक होते हैं, जो मुलायम भाग होते हैं ना वो कहलाते हैं मृदूतक। तो आपको बताना है कि जो वायु ऊतक हैं वो कहाँ बनते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का जो सही उत्तर होगा वह होगा मृदूतक में। मृदूतक में वायु ऊतक बनते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस वीडियो का PDF जरूर डाउनलोड करें। और
अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।